बीजिंग सरकार इस समय हांगकांग की टेक्स्ट बुक से तियानमेन स्क्वायर में घटित नरसंहार की घटना को हटाने की पूरी कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक उसे हटा भी दिया गया है ताकि प्रो डेमोक्रेसी जो मूवमेंट चल रहा है उसको पूरी तरह से दबाया जा सके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे तियानमेन चौक नरसंहार के बारे में, जिसके बाद चीन में लोकतंत्र की रही सही उम्मीद दूर का ख्वाब बन गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये डिस्कशन। किसी सभ्य समाज में ऐसा कम ही होता है कि देश की सेना अपने ही लोगों का कत्लेआम कर दे। 4 जून 1989 को चीन में कुछ ऐसा ही हुआ था। लोकतंत्र के लिहाज से 1989 बेहद अहम साल था। वारसा की संधि से बंधे हुए कुछ देशों पर मास्को की पकड़ पहली बार इसी साल ढीली हुई थी। इसके बाद सोवियत रूस का विघटन हुआ और शीत युद्ध में अमेरिका की जीत हुई। जर्मनी को बीच में से चीर कर रख देने वाली दीवार पर पहली बार इसी साल प्रहार हुआ था। इसके बाद पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ। दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद वाली सरकार ने पहली बार 1989 में ही राजनीतिक बंदियों की रिहाई शुरू की थी, जो एक साल बाद महान गांधीवादी नेल्सन मंडेला की रिहाई पर जाकर खत्म हुई। अगर इन सारे मामलों पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि दुनिया भर में जनतंत्र मजबूत होकर उभर रहा था। लोगों की आवाज़ बुलंद हो रही थी, प्रेस की आज़ादी और मुखर हो रही थी और नतीजतन सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह हो रही थी। पर चीन में इसी साल कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने आने वाले कई सालों के लिए चीनी समाज का हुलिया बदल कर रख दिया और प्रजातंत्र की उम्मीद खत्म करके रख दी। हुआ यह था कि 4 जून 1989 को चीनी सेना अपने ही लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतार दी गई थी, जिसने बीजिंग के तियानमेन चौक पर सरेआम खून खराबा कर दिया था। ये लोग राजनैतिक और आर्थिक सुधारों की मांग कर रहे थे। सब समाज में ऐसा कम ही होता है कि देश की सेना अपने ही लोगों का कत्लेआम कर दे। यह एक छात्र आंदोलन था जो बढ़ते बढ़ते जन आंदोलन बना और फिर जनतंत्र की प्राप्ति के लिए संघर्ष में तब्दील हो गया। इसकी परिणत तियानमेन चौक पर बहे उन सैकड़ों लोगों के खून से हुई जो उस वक्त वहाँ जमा थे। इसके पीछे चीन के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात थे और कुछ हद तक अमेरिका भी। जो हाल हिंदुस्तान की पंचवर्षीय योजनाओं का हुआ था, कमोबेश वही या उससे बदतर हाल चीन के पंचवर्षीय कार्यक्रमों का हुआ था। सरकार की हर व्यापारिक और सामाजिक प्रतिष्ठान पर पकड़ थी। चीन की सामंती सरकार के मुखिया माओ त्से-तुंग ने सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कर दी थी, जिसके तहत देश में से जनतांत्रिक विचारधारा के लोगों को अलग थलग करके उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। उन्होंने बचे खुचे व्यापारिक माहौल को खत्म कर समाज पर तमाम बंदिशें लगा दी थी, जिस तरह अन्य देशों में भी होता रहा है। कुछ वैसा ही काम माओ द्वारा गठित लाल गार्ड कर रहे थे, जिसका मकसद लाल सलाम फैलाना था। माओ त्से-तुंग ने युवाओं को इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को प्रेरित किया। इस सब का नतीजा यह हुआ कि देश तो पूरा लाल हो गया, पर अर्थव्यवस्था बेहाल हो गई। पूरे चीन में गरीबी और अवसाद का माहौल फैल गया। माओ के बाद 1978 में सत्ता संभालने वाले देंग सियाओपिंग ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा में से आर्थिक सुधारों की पतली गली निकाल ली। उनके सुधार कार्यक्रमों की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली और समाज में आर्थिक संपन्नता आने लगी। लेकिन जैसा कि हर प्रगतिशील समाज में होता आया है कि संपन्नता के साथ साथ भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद भी बढ़ जाता है। खुली अर्थव्यवस्था के साथ मुद्रास्फीति, गला काट प्रतिस्पर्धा में नौकरियों पर संकट, संसाधनों पर एकाधिकार जैसी समस्याएं जन्म ले लेती हैं। चीन में भी यही सब हुआ। साथ ही प्रेस और अभिव्यक्ति की पाबंदी ने समाज में एक अजीब सी घुटन पैदा कर दी। घुटन का यह दबाव 1986-87 में एक छात्र आंदोलन के रूप में फूट पड़ा। यह आंदोलन भौतिक शास्त्री और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट फांग लीजी के जनतंत्र समर्थक विचारों से प्रेरित था। दुनिया देख चुके इस वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने छात्रों को पश्चिम के खुलेपन से रूबरू करवाया। इसका परिणाम यह हुआ
कि प्रतिबंधित समाज ने इस खुलेपन की अवधारणा को छात्रों की अगुवाई में अपने यहाँ लाने के प्रयास शुरू कर दिए। अमूमन छात्रों में समाजवाद और साम्यवाद की अवधारणा प्रबल होती है। जो छात्र पहले लाल सलाम चिल्ला रहे थे वह अब प्रजातंत्र की बात करने लगे थे। प्रदर्शनों में प्रजातंत्र, तेज आर्थिक सुधार और न्यायप्रिय सरकार की मांग उठने लगी। चीनी सरकार के खुली अर्थव्यवस्था के आवरण के नीचे साम्यवाद का खौफनाक चेहरा ढका हुआ था, जो इन प्रदर्शनों से डरने लगा था। 1989 के आते आते असंतोष तेजी से फैलने लगा और अप्रैल मई तक इसकी तपिश काफ़ी बढ़ गई। देंग सियाओपिंग ने इस सब के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हु याओबेंग को जिम्मेदार माना और उन्हें हटा दिया। उनके हटने और फिर अचानक हुई मौत ने देश में माहौल गरमा दिया। छात्र खुलकर सरकार के विरोध में आ गए। हालात काबू से बाहर होते देख सरकार ने चीन में मार्शल लॉ लागू कर दिया और बड़े स्तर पर छात्र नेताओं और उनके रहनुमाओं की धरपकड़ चालू हो गई। इससे माहौल और बिगड़ गया। मई 1989 में ही सोवियत रूस की समाजवादी सरकार के मुखिया मिखाइल गोर्बाचोव चीन की यात्रा पर गए। गोर्बाचोव रूस में ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नामक सुधार कार्यक्रम लागू कर रहे थे। ये भी समाज को आज़ादी देने और अर्थव्यवस्था में गति लाने से संबंधित थे। इस दौरान बीजिंग के मुख्य चौक तियानमेन पर छात्रों की घेराबंदी की खबर और उससे जुड़े आंदोलन ने दुनिया में चीन की किरकिरी करा दी। तत्कालीन चीनी सरकार के मुखिया लीपिंग इससे खासे नाराज हो गए। 1 जून को लीपिंग ने पोलित ब्यूरो की मीटिंग में यह बात उछाल दी कि तियानमेन चौक पर छात्र आंदोलन को अमेरिकी संस्था जासूसी संस्था CIA भड़का रही है। उनका कहना था कि अगर इस आंदोलन का कुचला नहीं गया तो चीन में साम्यवाद को खतरा हो सकता है। पोलित ब्यूरो को यह नागवार था। चीन में होने वाले इस हादसे का अंदेशा मीडिया को हो गया था। इसका खुलासा उस वक्त चीन में मौजूद BBC संवाददाता के अपने लंदन दफ्तर को भेजे तार से भी होता है। इसमें लिखा था कि तियानमेन के हालात पर देंग सियाओपिंग ने चीनी मामलों के जानकार अमेरिकी प्रोफेसर स्टुअर्ट स्ट्रम से कहा है कि 200 लोगों के बलिदान से चीन में आने वाले कई सालों के लिए अस्थायित्व आ जाएगा, जिससे आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। तार में यह भी लिखा था कि अमेरिका को यकीन हो गया है कि चीनी सरकार ने कड़ी कार्यवाही का मन बना लिया है और सेना को हर स्थिति से निपटने का आदेश दे दिया गया है। 4 जून 1989। इस दिन शाम के वक्त तियानमेन चौक पर हजारों छात्र और लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सड़क पर फौजी टैंक और सैनिक धड़धड़ाते हुए चले आ रहे हैं। रात घिरने तक आंदोलनकारी घेर लिए गए थे। 10 बजे के आसपास सैनिकों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। चीनी हतप्रभ रह गए। उन्हें कतई यकीन नहीं था कि सरकार सेना को अपने मुल्क के लोगों को मारने का हुक्म सुना देगी। एक अनुमान के हिसाब से इस गोलीबारी में 800 से 1000 लोग मारे गए। चीनी राजनीति के जानकार एंड्रयू जे नैथन के मुताबिक तियानमेन चौक की घटना ने चीन में साम्यवाद को और मजबूत कर दिया। नैथन के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी ने इससे सीख लेते हुए अपनी पुलिस व्यवस्था में काफ़ी बदलाव किए। आज इंटरनेट के प्रभाव से बचने के लिए वहाँ इंटरनेट पुलिस भी है। इस हत्याकांड के बाद चीन के बाकी दुनिया से संबंध काफ़ी हद तक बिगड़ गए। कई देशों ने उस पर राजनैतिक और आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए, लेकिन चीन के बड़े बाजार और तेज आर्थिक प्रगति के बाद में सारे समीकरण बदल कर रख दिए। इस दमन चक्र के बाद भी चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उभरा और आज वह एक वैश्विक ताकत है। यद्यपि वर्तमान परिदृश्य में चीन की स्थिति बैकफुट पे जाने वाली है, परंतु भविष्य में क्या होगा ये उसके गर्भ में ही। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और साथ ही अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और साथ ही ये भी बताएं कि अब आने वाले समय में आप किन टॉपिक्स पर वीडियो चाह रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।